Hello everyone, I am Japneet Kaur. Welcome to PEF's Commerce classes. Today we are going to do the sample question paper of economics for the examination 2024 released by CBSE. ओके तो चलो पहले हम इसकी मार्किंग स्कीम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं 80 हैं और हमारे पास 2 बुक्स हैं इन 80 मार्क्स को बाइफरकेट करने के लिए। तो हमारे पास पहली है हमारी बुक दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज इंडियन इकोनॉमी। दोनों में से 40-40 मार्क्स का इक्वल क्वेश्चन पेपर आएगा। 40-40 मार्क्स की दोनों की क्या है वेटेज है, राइट। 40-40 मार्क्स की वेटेज है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में क्रिएट करेंगे फॉर योर कन्वीनियंस कि आप पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील आउट करो, ध्यान से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसको ऑब्जर्व करो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देयर आफ्टर इंडियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो अगर हम इसको देखें, अगर 40 मार्क्स का ये है तो इसमें से हमें 10 मार्क्स का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, जिसमें से आपको सारे आपके जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। इट मींस यू आर हैविंग 4 चॉइसेस, उसमें से आपको एक टिक करनी होती है, राइट। देयर आफ्टर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, each of them carrying 3 marks. It means total 6 marks हो गए इनके। नेक्स्ट इज 4 मार्क्स क्वेश्चन, ये आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके, तो इन टोटल 12, इसका 6 इसका 12। लास्ट में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। 6 मार्क्स का हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, ये भी क्या हो गया 12 मार्क्स का हो गया, राइट। चलिए तो अब हम अपना सैंपल पेपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। आपको सेक्शन ए में सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी, राइट। सो लेट्स रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, देखो इसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी, जैसे कि आप देख रहे हो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। चलिए तो पहले हम अपनी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको सॉल्व कैसे करते हैं। द कंजम्पशन फंक्शन assumes that consumption changes at a constant rate as income changes। तो क्वेश्चन का लाइन का मतलब क्या है कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन ये कहता है कि जो हमारी कंजम्पशन है, इट मीन्स कि जो हमारी एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं हम या एक्सपेंडिचर करते हैं वो कांस्टेंट रेट से ही चेंज होती है जैसे हमारी इनकम चेंज होती है। और हमने ये भी पढ़ा है इनकम और कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ। जैसे कि अगर मैं कॉमन एग्जांपल क्रिएट करूं, पहले मेरी इनकम थी 10 रुपए, बहुत छोटी इनकम बता रही हूँ, राइट, कि इनकम थी 10 रुपए, राइट। उसके साथ मैं कंजम्पशन करती थी कॉरेस्पॉन्डिंग कंजम्पशन। इनकम को आपको पता है कि आप वाई के साथ रिप्रेजेंट करते हो उसे, और कंजम्पशन हम लेके चल रहे हैं सी, राइट। 10 रुपए की इनकम और उसके साथ कंजम्पशन कितनी थी 5 रुपए की, राइट। अब कंजम्पशन बढ़ी, हमारी इनकम बढ़ी, जो बढ़ी 20 के साथ, और कंजम्पशन बढ़ी 10 के साथ। इट मीन्स कांस्टेंट रेट के साथ वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, राइट, कि पहले 10 से इंक्रीज हुई, यहाँ 5 से ये इंक्रीज हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मुझे ये पढ़ के लगा कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। ऑटोन्यूमस कंजम्पशन is the ratio of total consumption to total income।
अब ऑटोन्यूमस कंजम्पशन का ये बता रहे हैं कि जो कंजम्पशन, ऑटोन्यूमस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको हम सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सी बार से ऑटोन्यूमस कंजम्पशन को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं वो टोटल कंजम्पशन की रेशियो होती है टोटल इनकम के साथ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो सी अपॉन वाई लिख दूँ, या टी सी अपॉन टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम कर दूँ, ऐसे कर सकती हूँ, राइट। बट ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। हम ऑटोन्यूमस कंजम्पशन किसे बोलते हैं, जो हमारी ऑटोन्यूमस कंजम्पशन है, जिसे हम सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है इसे हमें, जब हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे, सेविंग्स फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें ये सी बार हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो देखिए सी बार होता क्या है, ऑटोन्यूमस, इसके वर्ड से ही हमें पता लगता है, ऑटोन्यूमस विच इज इंडिपेंडेंट, इट मीन इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, राइट, कि आपकी हमारी कंजम्पशन किस पे डायरेक्टली डिपेंड करती होती है, हमारी वाई पे, इट मींस इनकम पे डिपेंड करती होती है। ऑटोन्यूमस कंजम्पशन तब कहलाती है जब वाई हो 0, कुछ भी नहीं कमा रहे हम, और कंजम्पशन हमारी क्या हो 10। दिस लीड्स टू सेविंग एज -10, नेगेटिव हो जाती है सेविंग्स, बिकॉज हम ये सपोज करते हैं कि जो ये 10 रुपए खर्चे हैं हमने सेविंग्स में से निकाले हैं। तो ऑटोन्यूमस कंजम्पशन क्या होती है, जब हमारी इनकम 0 हो, बट जीवन बसर करने के लिए जो भी हम नेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ऑटोन्यूमस कंजम्पशन शोज योर नेसेसरी एक्सपेंडिचर, राइट, जो आप खर्चा कर रहे हैं अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। तो जब y 0 हो, c हमारी कुछ ना कुछ हो रही हो, मतलब हम कंज्यूम या एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑटोन्यूमस कंजम्पशन बोलते हैं। और ये ऑटोन्यूमस कंजम्पशन का जो रेशो है ये दिखा रहे हैं, बट इट इज इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। पहले मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया। देयर आफ्टर अब हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, लेट देम रीड। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये अब हमने पढ़ा, तो हमें ये ऑप्शन क्या लगा, ठीक लगा, इट मींस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब अगले स्टेटमेंट्स को भी हम एनालाइज करेंगे, यहीं पे आंसर नहीं छोड़ेंगे। आपका जो CBSE का क्वेश्चन पेपर है, जब उसमें आंसर दिया हुआ है तो इसको बी लिखा हुआ है, राइट, इसको क्या लिखा हुआ है, बी, इट इज नॉट बी, इट्स ए। तो इसके हमें ए करना है इसके लिए, राइट। अगली स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहते हैं, फॉल्स है, बट ये फॉल्स नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो, तो हम बी आंसर को अडॉप्ट करेंगे। थर्ड वन, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट्स, जो 1 है 2 है, सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है, दोनों ही क्या है, सही हैं। ये भी नहीं है हमारे केस में। नेक्स्ट इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर फॉल्स। दोनों ही स्टेटमेंट्स कई बार क्या दी हो जाती हैं, गलत होती हैं। तो हम इसमें डी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ओके, होप करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, अब द वर्ड इज क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर आपने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ा होगा तो आपको क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब पता होगा, पर चलिए हम आपके लिए इसको डिकोड करेंगे। विद नो फॉरेन ट्रेड, ये रहा हिंट हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। अब देखो, 2 इकोनॉमीज होती हैं, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी जब हम रखते हैं तो इट मींस वी आर डूइंग नो ट्रेड विद एनी ऑफ द नेशंस, अदर नेशंस। किसी के साथ कोई भी व्यापार नहीं हो रहा, हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करते हैं, अपनी कंट्री में ही बेचते हैं और अपनी कंट्री में ही सारा जो है फॉरेन ट्रेड करते हैं। देयर आफ्टर जो ओपन इकोनॉमी होती है, इसमें ट्रेड किया जाता है। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा हो नेशनल इनकम का, उसमें से हमने एक एडजस्टमेंट की थी, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। इसकी एडजस्टमेंट होती थी, दिस इज द की फैक्टर।
वहां पे कि अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, डोमेस्टिक टू उसको नेशनल बनाना चाहते हैं, दिस इज द कंसेप्ट, डोमेस्टिक टू नेशनल बनाना चाहते हैं, तो NFIA की एडजस्टमेंट की जाती थी। ठीक है, तो अगर हम अपना MCQ देखें तो फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी इट मीन्स कोई भी बाहर से पैसा नहीं आएगा, यहां से कोई भी पैसा लीक आउट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला ऑप्शन देखें, GDP इज इक्वल्स टू GNP। GDP इज इक्वल्स टू, इट मीन्स जो बना रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हमारी नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के क्या है, बराबर है। नेशनल इनकम वैसे NNP एट फैक्टर कॉस्ट होती है। बी ऑप्शन देखें, GDP इज ग्रेटर देन GNP, राइट। अगला देखें, GDP इज लेस देन GNP। GDP प्लस GNP इज इक्वल्स टू 0, मतलब बिल्कुल ही न्यूट्रल है यहाँ पे। तो देखो पहले बी ऑप्शन को एनालाइज करो कि GDP ज्यादा होगी, पर हमें तो बाहर वाली इनकम पता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑड वन आउट चुनो पहले, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगी कि ये तो हो ही नहीं सकता, हमें बाहर की जब इनकम ही नहीं पता, जब हम वहां से व्यापार ही नहीं कर रहे हैं, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर ही कैसे सकते हैं। देयर आफ्टर GDP लेस देन GNP, ये भी सिचुएशन नहीं हो सकती, राइट। अब इन दोनों को हमने न्यूट्रल कर दिया, कोई ना कोई तो व्यापार हो रहा होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो बची कौन सी, ए ऑप्शन, वेयर GDP इज इक्वल्स टू GNP। अब ये दोनों इक्वल क्यों हैं कि अगर हम बाहर वाले नेशन से व्यापार नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जो GDP है वो 20,000 करोड़ की है, वो 20,000 करोड़ की है, कि अगर दूसरे देशन से हम व्यापार नहीं कर रहे होंगे, दूसरे नेशन से हम व्यापार नहीं कर रहे होंगे, तो ये भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। जब हमने किया ही नहीं व्यापार, तो हम सपोज करेंगे कि हमारी GNP और GDP दोनों क्या हैं, बराबर हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज द थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ डैश, द वैल्यू ऑफ समथिंग, अब चुनना है हमने, कैन बी ग्रेटर देन 1। कहते अब जो वैल्यू है 1 से ज्यादा हो सकती है। अगर आपने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ा हो, तो हम उसमें पढ़ते हैं, हमारे पास 2 कंसेप्ट होते हैं वहां पे, राइट, दैट APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों 1 के बराबर होते हैं। MPC प्लस MPS, ये भी दोनों क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। ये डेरिवेशंस है, हम डिराइव करते हैं कि ये दोनों की वैल्यू जो है मिला के 1 बनेगी, 1 से ऊपर नहीं होगी, दोनों की वैल्यू मिला के जोड़ के, राइट, 1 के बराबर आनी चाहिए। कहते हैं ऐसी कौन सी जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आ जाती है। पहली बात तो हम एक चार्ट की हेल्प से इसके समझते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं y, यहाँ पे हम लेते हैं c, राइट, यहाँ पे हम लेते हैं y, यहाँ पे हम लेते हैं c। लेट्स अज्यूम सम फिगर्स, y मैंने ली 0, 50, 100, 150, और c ली हमने 20, 60, 100 एंड 140, राइट। अब हम इसका APC निकालें, APC, और APC का आपका फॉर्मूला पता है आपको, C/Y, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि एक एवरेज इनकम पे एक बंदा कितनी कंजम्पशन कर सकता है, उसको हमें क्या बोलते हैं, APC बोलते हैं, राइट। तो APC निकाले, APC कैसे निकलेगी, जैसे अब पहले क्या आएगी, 20/0, तो ये क्या आएगा, नील आंसर आएगा यहाँ पे, बिकॉज नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाय 0। देयर आफ्टर हम निकालेंगे 60/50। अब इस 0 को कैंसिल करो, 0 को कैंसिल करो, तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1.2, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब पॉइंट वर्थ नोटिंग क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, 1.2, 1 से ज्यादा हो गई, राइट, 1 से ज्यादा होगी। और हमने कहा था, अब काउंटर क्वेश्चन करोगे कि आपने तो कहा था कि इन दोनों का मिलान 1 आना चाहिए, तो चलो इसको भी हम हेंस प्रूव करते हैं। अब S निकालें, यहाँ पे S कैसे निकलेगी, अगर हम कुछ इनकम कंज्यूम करते हैं, उसमें से कुछ खर्च जाते हैं, तो बाकी जो बचता है वो क्या करते हैं, हम सेव करते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं कर रही, ये क्या है, ऑटोन्यूमस कंजम्पशन। ये जो 20 होगा हमारा, ये होगा हमारा ऑटोन्यूमस कंजम्पशन रिलेटेड, राइट। अब हम
क्या करेंगे, ये 20 को कहाँ से निकालेंगे, सेविंग्स, सेविंग्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे इनकम कितनी होगी 50 और कंजम्पशन कितनी है 60, फिर भी हम सक्षम नहीं है कि हम अपना खर्चा पूरा कर पाए हमारी पर्टिकुलर इनकम से, राइट। तो इसकी क्या हो जाएगी, सेविंग्स -10 हो जाएगी, राइट। यहाँ पे सेविंग 0 हो जाएगी, जितना खर्च रहे हैं उतना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितना इनकम कमा रहे हैं उतना क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। देयर आफ्टर इनकम ज्यादा हो गई, अब हमारी सिचुएशन थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई है, तो हम 10 रुपए यहाँ पे सेव करने शुरू करेंगे, राइट। तो अब हमने ये सिचुएशन उठाई थी जहां पे हमारा आंसर 1.2 आया था एपीसी का। अब एपीएस निकालें, सेम एस एपीएस निकालें। एपीएस कैसे निकलेगा, S/Y, कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे बंदा कितना सेव करता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एपीएस, फाइन। तो अगर हम इसका दूसरा वाला ही निकालें तो -10 अपॉन इसकी करस्पॉन्डिंग इनकम क्या है, करस्पॉन्डिंग उठाने होते हैं हमेशा, जिसके साथ साथ चल रहे होते हैं। तो क्या आया, -10/50, तो इसका क्या आ गया, 0.2, -0.2, राइट। तो आंसर क्या आया हमारा, -0.2। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, देखो एपीसी कितना आया 1.2, प्लस करना होता है -0.2, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या बन गई 1, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो द वैल्यू ऑफ, सो हमारा आंसर क्या निकला, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1, जब हमारी इनकम कम हो, खर्चे ज्यादा हो और सेविंग्स का क्या हो, नेगेटिव हो, हम यहाँ पे सिचुएशन पे। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the Reserve Bank of India press report dated 29 December 2022, net external commercial borrowings to India recorded an outflow of $0.4 billion in the second quarter 2022 to 2023. The above transaction will be recorded in dash account on dash site. अब हमने अकाउंट बताना है किसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, ये कौन सी चैप्टर का है क्वेश्चन, बीओपी का क्वेश्चन है, राइट। ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, कहते हैं अब इनका अकाउंट बताओ और साइड बताओ। देखो बेसिकली जब हमारी इनकम, इसको फिट करना है अपने ब्रेन में, जो तो अकाउंटेंसी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे, उनको इजीली ये बात समझ आती होगी, दे कैन एनालाइज द अकाउंट, फाइंड इट आउट। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, उनके लिए देखो, जब इनकम आ रही हो इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, उसको हम क्रेडिट साइड पे डिनोट करते हैं, राइट। जब इनकम आ रही हो तो हम इसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। जब कोई एक्सपेंडिचर हो, खर्चा हो रहा हो या आउटफ्लो हो पैसे का, फाइन, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, या हम इसको आउटफ्लो भी लिख सकते हैं और इसको इनफ्लो भी लिख सकते हैं, कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, फाइन। जब पैसा जाएगा उसे हम डेबिट करते हैं, जब पैसा आएगा तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट। तो अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, द बोरोइंग्स टू द इंडिया रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो, तो क्वेश्चन क्या है इसमें, आउटफ्लो का पॉइंट क्या है, आउटफ्लो का, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी। अब कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें आती हैं, एक हमारा होता है बीओपी में करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अगर हम इसकी साइड देखें तो पहले साइड देखें कौन सी बनी है, आउटफ्लो है ना पैसे का, तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे इसे, डेबिट साइड में। हमारी साइड तो पक्की होगी भी, चलो देखो पैसा बाहर जा रहा है तो उसको क्या करो, डेबिट कर दो। अब अकाउंट देखे कौन सा है, जब हम अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं कैपिटल अकाउंट में मेनली 3 चीजें आती हैं। कैपिटल अकाउंट में मेनली 3 चीजें आती हैं, दैट इज बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, अदर्स, राइट। अब बोरोइंग्स किसका पार्ट बना, कैपिटल अकाउंट का, तो हम अकाउंट चूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो अकाउंट कौन सा आएगा, कैपिटल अकाउंट, राइट। तो हम कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज डी ऑप्शन, कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट साइड,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स on the basis, the word considering is monetary units, value of goods and services. On the basis of given statement, identify the function performed by money. है ना, हमने functions भी पढ़े हुए हैं मनी के, राइट? तो पहला ऑप्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो जरिया बनता है एक्सचेंज करने का, तभी बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया गया था मनी की हेल्प के साथ. नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम इजीली मनी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. Thereafter यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट मीन्स किसी चीज़ को मेजर करना, जैसे हम दूध वगैरह को लीटर्स में, चीज़ों को किलोज में, केजीज में मेजर करते हैं, ग्राम्स में मेजर करते हैं, राइट? तो इसमें क्या होगा कि यूनिट है किसी चीज़ को मेजर करने का, वैल्यू निकालने का उसकी, राइट? तो अगर हम किसी देखें कि किसी लैपटॉप की क्या वैल्यू है, 40,000 का, 50,000 का, तो हम उसकी जब वैल्यू डाल रहे हैं ना अपने माइंड में, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दी फॉर्म ऑफ मनी कर रहे हैं, तो ये क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट, राइट? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. अब हमने जो हमारा बैंकिंग वाला चैप्टर है, बैंकिंग वाला चैप्टर, उसमें ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ बैंक. क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, राइट? और ये वैसे तो नॉर्मली लॉन्ग में आता होता है, पर इस बार आपको ये दिया हुआ है एमसीक्यू फॉर्म में. चलिए देखते हैं. हमारे पास फर्स्ट राउंड में है, डिपॉजिट्स दी हुई हैं, लोन्स दिए हुए हैं 80%, रिजर्व रेशो दी हुई है 20%. अब इसमें देखें जो फर्स्ट राउंड में है, एक बंदे ने इनिशियली, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट, इस 1000 को हम बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट्स. ये प्राइमरी डिपॉजिट्स है. बाकी जो ये आगे आगे बनेंगे ये सारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स होंगे. ये सारे क्या होंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट्स होंगे, राइट? फाइन. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले देखो, एक जो कंज्यूमर है उसने 1000 रुपये क्या किए, डिपॉजिट किए. डिपॉजिट के बाद उसने, जो बैंक है उसने अपनी रेशो रखी हुई थी, लीगल रेशो जो होती है 20%. इट मीन्स कि वो अपने पास फंड रिटेन करेगा 20% का, और जो बाकी बचता फंड है उसको क्या करेगा, लोन्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट? अब 1000 रुपये का हमने 20% निकाला, दैट इज 200, और 200 का जो बच गया बीच में से वो क्या किया गया, एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया. अब यही लोन कोई और लेने आएगा तो बैंक के पास और कितने पैसे आ गए, 800 आ गए. जब हम क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन करते हैं ना, हम यहाँ पे 2 असम्पशंस लेते हैं, 2 असम्पशंस ली जाती हैं, दैट इज ये हम अज्यूम करते हैं सिंगल बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट करता है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट करता है. सेकेंड वन, ऑल ट्रांजैक्शंस आर मेड वाया बैंक्स. ये सारी ट्रांजैक्शन जो है बैंक ट्रांजैक्शन है, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है पूरी इकोनॉमी में, राइट? तो ये 800 किसी के खाते में चले गए, फिर बैंक के पास आ गए, जिस करके ये क्या बन गया, सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया, राइट? अब इस 800 में से 20% क्या रख लिया गया, रिजर्व रख लिया गया, और 640 एज लोन क्या किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए. यही लोन अब किसी और के पास चला जाएगा, 640 हो जाएगा, राइट? 640 हो जाएगा. अब यही 640 का हम 20% रिजर्व रखेंगे, दैट इज 128, और जो रेस्ट बचता है 512 रुपये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. अब यही 512 अगेन यहाँ आ गया. अब इसका 20% रखा जाएगा, दैट इज 102.4. देयर आफ्टर 409.6 ये क्या किया जाएगा, आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. फाइन. अब हमारे पास एक ये फिलअप करनी थी, हमने 1 डाला हुआ है तो हमने यही सोच के निकालनी है बस. और सेकंड फिलअप में जब हम इनका टोटल लगाएंगे तो टोटल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर.
1/CRR, या जो हमने रिजर्व रेशो रखी हुई है, यही रिजर्व रेशो CRR कहलाएगी। तो देखो इसका 1/20/100 कर देंगे हम, 1/20/100। ये नीचे से 100 क्या चला जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर बन जाएगा, 100/20 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 5 टाइम्स। और इसका आंसर क्रेडिट मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर मीन्स कितने गुना मनी बनेगी, तो ये आंसर हमेशा क्या आता है, टाइम्स में आता है। अब हम इसका टोटल नहीं कर सकते कि इनको ऐड करके आप टोटल निकाल लो, नो, बहुत बड़ी जाएगी। अगर 409.6 आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसका 20% रखा जाएगा। तो दिस इज द मेथड। पहले आप क्या लगाओ, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओ 1/CRR, उसको फाइंड आउट करो। ये आंसर जो है टाइम्स में आएगा हमेशा। कि आपके जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं दैट इज 1000, उसका 5 गुना मनी बनेगी हमें, इन टोटल 5 गुना मनी बनेगी। और 1000 का 5 गुना कितना हो गया, देखो 5000 हो गया। सो द सेकंड आंसर इज 5000। अब इसका 5000 का हम 20% क्या कर रहे हैं, रेशो रख रहे हैं, दैट इज 1000। और बाकी जो बचता 4000 क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो टोटल है इसको आप हार्ड एंड फास्ट इसको ऐड करके नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/CRR लगा के टाइम्स में आंसर निकालना पड़ेगा। ये जो टाइम्स है कि आपके प्राइमरी डिपॉजिट का 5 गुना बनेगा, प्राइमरी डिपॉजिट का 5 गुना बनेगा। सो हम देखें आंसर, पहला आया हमारा 640, 5000, 4000, 1000। तो ये डी ऑप्शन हमारे साथ क्या करती है, रिलेट करती है। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, graphically the aggregate demand function can be obtained by vertically adding dash and dash। और हमने ये पढ़ा है चैप्टर में, AD is equals to C plus I। C stands for consumption and I stands for investment। कहते एग्रीगेट डिमांड बनती है या तो जो कंज्यूमर कंज्यूम करे चीज़ों को, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो कॉमन हाउस होल्ड का, या क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी को, कैपिटल गुड्स की हो, जो प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा, राइट। तो हम इसे क्या रिलेट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड या तो कंज्यूमर गुड्स की होती है, हाउस होल्ड गुड्स की होती है, जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है, अदरवाइज या फिर किसकी होती है, प्रोड्यूसर सेक्टर की होती है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the correct reasons that may affect the demand for foreign exchange। कहते रीजंस आइडेंटिफाई करो जो अफेक्ट करते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये डिमांड क्यों होगी, पहली बात तो इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स, मतलब जो विजिबल्स क्या हैं, जिन टेंजिबल आइटम्स जो हों, tangible items which can be touched and seen, right। उसके बाद exports of invisibles, remittances by residents working abroad। remittances होते हैं जो वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं, वन साइडेड ट्रांसफर जिसके बदले में कोई सर्विस नहीं दी गई हमें, ये हमने अपने लेक्चर में पढ़ा है। वन साइडेड ट्रांसफर हो जिसके बदले में कोई सर्विस नहीं दी गई, अदरवाइज क्या हुआ है कि हमें ये गिफ्ट में आए हैं या किसी चीज में आए हैं। आगे है परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड। परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, कि हमने अब्रॉड में क्या की है, एसेट्स परचेज किए, कोई प्लॉट ले लिया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर ली, या कुछ भी है, राइट। अब वो चीजें बतानी है, वो चीजें हाईलाइट करनी है जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को क्या करें, अफेक्ट करें, कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करेंगे। तो पहली बात तो जब हम इंपोर्ट्स करेंगे, तब हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वो पेमेंट होगी उससे, राइट, पेमेंट होगी। उसके बाद एक्सपोर्ट से तो हमारी करेंसी की वैल्यू अप होगी। रेमिटेंसेस बाय द रेजिडेंट्स वर्किंग, इससे कोई भी हमारा जो है अफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर आफ्टर परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, अगर एसेट्स खरीदनी है अब्रॉड में तो वो भी क्या करेंगे, किसकी हेल्प से खरीदेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से खरीदेंगे, इट मीन्स फॉरेन करेंसी की हेल्प से खरीदेंगे। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द D1। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी, कहते इकोनॉमी गिवन है जिसमें एस फंक्शन दिया हुआ है आपको, एस इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.1 वाई। और हमने अपने चैप्टर में किया है कि जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो दो फैक्टर से एस्टैब्लिश होता है, या तो AD इज इक्वल्स टू AS हो, या S इज इक्वल्स टू क्या हो, I हो। फाइन, या तो AD AS के बराबर आए और या S इज इक्वल्स टू I आए। तो हमें यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें S और I एक दूसरे से बराबर ही हैं तो क्यों ना हम S की जगह I ले लें। ठीक है, ये फंक्शन है ना, S इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.1 वाई। तो S की जगह हमने क्या ले लिया, I ले लिया, दैट इज 4000। मैंने इसको I मान लो, S मान लो, दोनों बराबर ही हैं, राइट। यहाँ पे लिया -60 प्लस 0.1 वाई ले लिया। ठीक है, अब ये जो -60 है इधर आके क्या होगा, +60। तो ये क्या बन गया, 4060, 4060। और ये जो 0.1 है क्या लगेगा नीचे, डिनोमिनेटर में लग जाएगा। इसका डेसिमल जो एक है ऊपर लगेगा 10। ठीक है, y, तो y का आंसर क्या आएगा, 40600, 40,600 इज आवर आंसर। फाइन, तो क्या, कौन सी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन, 40,600। So the next question is, read the following chart carefully and choose the correct alternative. चलो, हमने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट, मैंने ऊपर समझा के आई थी ना मैं, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस, इट मींस हेल्प, जो हमने अदर्स में लिखा था। फाइन, अदर्स के हेड के नीचे बनाया था हमने। कहते हैं अब इन्वेस्टमेंट आगे दो तरह की इन्होंने क्या की हुई है, क्लासीफाई की हुई है, दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी कौन सी होती है, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मींस FII, राइट। अब इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में फर्क क्या है, तो चलो पहले अपना ऑप्शन टिक कर लेते हैं, सी। अब इन्वेस्टमेंट समझाऊं क्या होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी भी चीज को किसी फॉरेन कंट्री में खरीदते हो, परचेज करते हो, जब आप उसके डायरेक्ट ऑनर बन जाते हो, डायरेक्ट ऑनर बन जाते हो, जैसे कि प्लॉट खरीदना, वहां पे लैंड खरीदनी, हाउस खरीदना, कोई भी चीज है, फाइन, अपनी खुद की कंपनी शुरू करना वहां पे, राइट। सो दिस बिकम्स योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वेयर यू बिकम डायरेक्ट ऑनर। ठीक है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब हम किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे हम उसके डायरेक्ट ऑनर, शेयर से हम ऑनर्स तो बनते हैं पर डायरेक्टली वो कंपनी हमारी नहीं होती, जस्ट वी आर कंट्रीब्यूटिंग सम पार्ट ऑफ इट। फाइन, शेयर्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट को जो है, जब हम वहां पे डायरेक्ट ऑनर नहीं बनते तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ FII भी दिया होता तो वो भी क्या होता, करेक्ट होता। चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर एमसीक्यूज जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो यहाँ पे क्या होते हैं, एंड होते हैं। चलिए, तो हमारा क्या देखते हैं, अब हम 11th आंसर देखते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट, ये भी हमारा क्या है, BOP में क्वेश्चन आया हुआ है। इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय करस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट। तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, डेफिसिट मीन्स कि जो हमारे रेवेन्यूज हैं दे आर लेस देन आर एक्सपेंडिचर्स, की खर्चा ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट, घाटे में जाना चाहिए। इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय, कि उसको ठीक किया जा सकता है कैपिटल अकाउंट की सरप्लस से, फाइन, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से। और हमने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें आती हैं, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस, जिसे हमें अदर्स की कैटेगरी में लगाया था। फाइन,
तो देखो, अगर कहते करंट अकाउंट डेफिसिट हो, करंट अकाउंट, दिस इज योर 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको इसको इलेबोरेट थोड़ा सा करना होगा. डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन. तो हमें रीजन देना पड़ेगा. तो अगर देखो आप, अब हमारा डेफिसिट हो, अगर कि हमने जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की हम बात करें तो हमने वो ज्यादा कर दिए, they are greater than our revenue receipts. फाइन, अब वो ज्यादा हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस चीज को ठीक करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन एन इकोनॉमी, कि आपका जो खर्चा है वो पूरा नहीं हो पा रहा, खर्चा जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा, जो एक्सपेंडिचर है, आप डे टू डे रूटीन जो एक्सपेंडिचर करते हो इन एन इकोनॉमी, जिससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती, ना ही लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही लायबिलिटी क्रिएट होती है. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पे खर्चा कर रहे हो, तो उससे कोई भी एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी. फाइन, आपने ऐसा भी खर्चा करना है पर आप क्या हो, लॉस में हो, डेफिसिट में हो, आपके पास पैसा ही नहीं पूरा पड़ पा रहा, राइट. उसके बाद अब इस चीज को ठीक करने के लिए क्या साधन होता है. आप अपने हाउस होल्ड एग्जाम्पल लेके चलो कि आपका घर का खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा, ठीक है, आप कमा रहे हो 25,000 30,000 पर आपका खर्चा ही 40,000 का है. फाइन, तो क्या होता है कि आप अब क्या मजबूर हो जाओगे, किसी एसेट को सेल करने के लिए, कि आपके घर में कोई एसेट पड़ी हो, या तो उसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है. कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी हो, उसको हम क्या कर लेंगे, डिसइन्वेस्ट कर लेंगे, या फिर क्या होगा, कोई हम क्या करेंगे, बोरिंग्स करेंगे. तो हमारे पास ये क्या होते हैं, 2 साधन होते हैं, 2 मेथड्स हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट द कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट. अब ये दोनों जो चीजें हैं किस में आती हैं, कैपिटल में आती हैं. ये दोनों चीजें किस पार्ट बनती हैं, कैपिटल का पार्ट बनती हैं. हमने पढ़ा है अभी 3 पार्ट होते हैं, बोरिंग, इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स, राइट, बोरिंग, इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स. तो अब इस डेफिसिट को ठीक करने के लिए या तो हमें कोई अपनी एसेट बेचनी पड़ेगी या कोई बोरिंग करनी पड़ेगी. राइट, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, डू यू अग्री विद इट, यस वी अग्री विद इट. फाइन, तो क्या लिखेंगे हम रीजन, कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट सरप्लस इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए. मतलब इस सरप्लस को, इस डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए. तो इसलिए हम या तो कोई एसेट सेल करेंगे या क्या करेंगे, बोरो करेंगे इस पोजीशन को ठीक करने के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए. चलिए, देयर आफ्टर 12th क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम. और हमने पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, NDP एट FC फाइंड आउट करना है. अगर डोमेस्टिक इनकम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इट इज ओनली एंड ओनली NDP एट FC. चलिए, तो पहली आइटम देखते हैं, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 200, चेंज इन स्टॉक 40, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, नेट एक्सपोर्ट्स -40, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज 40. अब इन आइटम्स को रीड आउट करके मुझे पता लग गया कि ये नेशनल इनकम का कौन सा मेथड है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. अगर इनकम मेथड होता तो प्रॉफिट्स वगैरह दिए होते, रेंट दिया होता, ऐसी कोई आइटम्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दी होती. अगर वैल्यू एडेड मेथड होता तो क्या दिया होता, सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, परचेजेस दिया होता, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होता. पर जब मैंने इन आइटम्स को रीड किया, बहुत बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मेथड लगाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट दी आइटम्स, पता लगाओ कि हाँ ये आइटम्स किस मेथड में डाली जाती हैं, किस आइटम में ये पार्ट, किस मेथड में ये पार्ट बनती हैं ये आइटम्स. तो दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड, राइट. अब एक्सपेंडिचर मेथड से जो हम अराइव करते हैं, कहाँ अराइव करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड क्या ड्राइव करके देता है हमें, दैट इज GDP एट मार्केट प्राइस. फाइन, GDP एट मार्केट प्राइस, पर हमें चाहिए क्या, NDP एट FC. तो पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से GDP एट MP फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर वी विल कन्वर्ट इट इनटू NDP एट FC. चलिए,
पहले हम अगर इसका फॉर्मूला देखें हमारे एक्सपेंडिचर मेथड का, तो एक्सपेंडिचर हम मेथड हमें क्या निकाल के देता है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, मेथड आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड का। तो अब इसकी आइटम्स को एनालाइज करें। जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करता है या एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट करता है, वो एक्सपेंडिचर्स लेता है डिफरेंट सेक्टर्स के, जैसे प्राइवेट हाउस होल्ड जिसे हम बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, हाउस होल्ड भी बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट का। देयर आफ्टर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मार्क द वर्ड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स कि हम बाहर कितना भेज रहे हैं, फाइन, ये उसकी भी डिमांड हुई होगी, खर्चा हुआ होगा, फाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे। चलिए अब हमें अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम क्या बोल देते हैं, हाउस होल्ड भी बोल देते हैं, तो कितना दिया हुआ है, दैट इज 600, दैट इज 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 200, दैट इज 200, ये दिया हुआ था हमें। अगली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों से बनती है, एक बनती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक बनती है हमारा चेंज इन स्टॉक से, चेंज इन स्टॉक जिसे हम डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, फाइन। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की कितनी इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो या तो फिक्स एसेट्स में की जाती है इन्वेस्टमेंट, या स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट होती हैं, बस ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ये हमारी शॉर्ट टर्म होती हैं, फाइन। तो इसको दो कैटेगरीज में हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के हेड के अंदर फिक्स्ड कैपिटल आएगी और क्या आएगा, चेंज इन स्टॉक आएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल देखो क्या पर है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये क्या हो गई, 200 हो गई, 200 प्लस चेंज इन स्टॉक होना चाहिए, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, यस दैट इज 40, तो हम क्या कर देंगे, प्लस 40 कर देंगे यहाँ, राइट। आगे देखते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हैं हमारे पास, दैट यस ये रहे नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज -40, यहाँ हम -40 लिख रहे हैं, अदरवाइज ये ऐड होते हैं बट माइनस में दिए होने के कारण हम इसको -40 लिख रहे हैं। 40 और 40 आपस में कैंसिल हो गए, सो जीडीपी एट एमपी कितना आया, दैट इज 1000, और जो भी इसके पीछे दिया होगा करोड़ यूनिट दिया होगा इसका, फाइन। अब जीडीपी एट एमपी को किस में कन्वर्ट करना है हमने, एनडीपी एट एफसी में। अगर आपने ये हमारी वीडियो देखी होगी नेशनल इनकम वाली फर्स्ट पार्ट की, और ये जो मेथड्स हैं, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है, वैल्यू एडिशन मेथड है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्हें लेके आएंगे, सो डू वॉच देम, और एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स जो हैं सॉल्व करवाए जाएंगे वहां पे। चलिए, तो अगर जीडीपी एट एमपी को हमने सॉल्व करना है, एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, तो जिसको कन्वर्ट करना है उसे हम कहाँ लेते हैं, राइट हैंड साइड पे, और जिस में कन्वर्ट करना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, जैसे एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करना है तो टेक इट ऑन दी लेफ्ट साइड। तो यहाँ हम क्या लेंगे, जीडीपी एट एमपी
अब जी को एन बनाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। डी तो डी ही है, चलो पी और पी कांस्टेंट रहते हैं। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना है तो क्या करें, माइनस इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एट एमपी हमारे पास क्या है, 1000। डेप्रिसिएशन देखो क्या दी हुई है हमारे पास, डेप्रिसिएशन को हम और क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो दैट इज 40 माइनस 40। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या दिए हुए हैं, 120। सो माइनस माइनस बिकम्स 160, तो 161,000 में से माइनस करेंगे तो आंसर इज 840 करोड़। चलेगा। सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल। देयर आफ्टर आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन में से क्या दी हुई है, चॉइस दी हुई है। न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन में चॉइस दी है, या 3 मार्क्स का हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं या थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 12th क्वेश्चन है हमारा, 3 मार्क्स में आपको एक चॉइस मिली हुई है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का हमने एक पहले सॉल्व किया, एक ये सॉल्व करेंगे। आगे हम अपनी थ्योरी करते हैं। स्टेट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग, हमने उनके मीनिंग बताने हैं। पहली बात तो एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, जब एक पार्टी के किसी कार्य से उसके वन पार्टी के किसी एक्शन का प्रभाव दूसरी पार्टी पे हो, उसका जो अफेक्ट है इट इज बॉर्न बाय द सेकंड पार्टी या अदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी के द्वारा उसे बर्न किया गया हो, या वो जो अफेक्ट है दूसरी पार्टी पे हो रहा हो, वो अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। जब एक पार्टी का प्रभाव, एक पार्टी के एक्शन का प्रभाव किसी अदर अन्य पार्टी पे पड़ता है, अन्य लोगों पे पड़ता है, तो वो अफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, यूजेज ऑफ मोटर व्हीकल्स, यूजेज ऑफ मोटर व्हीकल्स। यूजेज ऑफ मोटर व्हीकल्स की हम बात करते हैं। जब आप मोटर व्हीकल्स अब यूज करेंगे, अब यूज तो कोई और कर रहा है, उससे होने वाले पॉल्यूशन का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, किसी और बंदे पे पड़ रहा है या सोसाइटी पे पड़ रहा है, तो वो क्या होगी, एक्सटर्नलिटीज, राइट। चलिए नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ इनकम मेथड। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स जो होते हैं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, किससे बनता है, रेंट और रॉयल्टीज प्लस प्रॉफिट्स प्लस इंटरेस्ट, ये 3 फैक्टर इनकम से बनता है। इसको हम नॉन टीओ इनकम भी बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यूज नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये RIP से बनता है, राइट। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं RIP, याद रहेगा, रेंट और रॉयल्टीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स इंक्लूड होते हैं। देयर आफ्टर कंजम्पशन गुड्स, हमें पता है कि जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं हमारी, वो 4 टाइप्स की होती हैं, मतलब जो किसी की वांट को सेटिस्फाई करें, विच आर यूज्ड बाय अ कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट, इज नोन एज कंजम्पशन गुड्स। जो सेटिस्फाई को पूरा करें किसी कंज्यूमर की, उसे हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे, राइट। तो ये क्या होगी, हमारी कंजम्पशन गुड्स होगी। आगे हमें पता है कि ये 4 टाइप्स की होती हैं, दैट इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, non-durable and last one is services, फाइन। तो ये क्या होती हैं, 4 टाइप्स की हमारे पास क्या है, हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिन्ड इकोनॉमी, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है,
द गवर्नमेंट इनकर्स एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास 1000 करोड़। इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, द MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव falls from 0.25 to 0.10, calculate the value of increase in income due to change in the value of marginal propensity to save। तो हमें इनकम की इंक्रीज कैलकुलेट करना है कि सेविंग्स में सेविंग्स की जो प्रोपेंसिटी थी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, उसमें गिरावट आई और इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली की गई थी वो 1000 करोड़ की थी। कहते बताओ कि इनकम में इंक्रीज कितना आया। पहली बात तो ये फटाफट क्लिंग हो जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। जिसे हम के भी बोल देते हैं और इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया जिस करके हमारी इनकम में चेंज आया। इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं और इनकम का उस पे, इनकम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस MPC, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/MPS, क्योंकि -1 माइनस MPC क्या बनेगा MPS बनेगा, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब हम एक बॉक्स बनाते हैं जहां पे हम लेंगे MPS, राइट। एक यहाँ पे ले लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज के, और यहां पे ले लेते हैं चेंज इन इनकम। चलो, तो पहली बार जो हमारा MPC था वो कितना था 0.25। 0.25 पे अगर हम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 करोड़ की है तो के कैसे निकलेगा। के का हमने फॉर्मूला बताया, देखो अगर हमें MPS दिया हुआ है तो ऑब्वियसली के को निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं, तो हम कौन सा यूज करेंगे अगर MPS दिया हुआ है तो वी विल पिक दिस वन, 1/MPS, 1/0.5। ये जो 100 है डेसिमल है ये ऊपर जाएगा, 25 4 का, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4। और एक और फॉर्मूला हमारे पास, अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो डेल्टा वाई हो डेल्टा आई हो, अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है 4, डेल्टा वाई पता नहीं, डेल्टा आई पता है, दैट इज 1000 करोड़, ठीक है। तो आंसर क्या बना 4000। इट मीन्स इनकम कितनी बनी, चेंज इन इनकम क्या है 4000 करोड़। चलो सेकंड वाली सिचुएशन देखते हैं। सेकंड में क्या है 0.1, 0.10 फाइन, 0.10, तो 1/MPS अगेन फॉर्मूला पुट किया जाएगा, 1/0.10, तो इसका डेसिमल भी ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स 10। तो के क्या आया 10 टाइम्स आया। अब के कितना है 10 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अगेन नहीं पता, इन्वेस्टमेंट कितनी है 1000 करोड़ की है, तो दैट बिकम्स 10,000। तो इनकम में हमने क्या बताना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फाइंड आउट इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज कितना हुआ इनकम में, दैट इज 6000 करोड़ का। तो हमारा आंसर क्या बना 6000 करोड़। तो दिस इज द थिंग, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है आपका वो यही बताता है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी इनकम कितने गुना मल्टीप्लाई होगी, फाइन, कितने गुना मल्टीप्लाई होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी आपके पास अब 4 मार्क्स क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स था हमारा। 14 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास इंटरनल चॉइस है, तो हम पहला ए पार्ट देखते हैं। इन एन इकोनॉमी द एक्सेंटे एग्रीगेट डिमांड, एक्सेंटे 2 वर्ड्स होते हैं, एक्सेंटे और एक्सपोस्ट, एक्सेंटे एंड एक्सपोस्ट, इसका नाम ही बता रहा है
एक्सेंटे इज प्लान्ड, जो हमें प्लानिंग की है। एक्सपोस्ट, पोस्ट मीन्स बाद में वाला, जो रियल है, ठीक है, जो रियल में इन्वेस्टमेंट की गई है, इनिशियल में बिल्कुल मतलब हमने जो रियल में इन्वेस्टमेंट की, ये प्लानिंग है, ये रियल है। जैसे मैंने प्लान तो किया कि इस बार मैं 10,000 सेव करूंगी, पर हो पाया 5,000 सेव, सो दिस इज एक्सेंटे एंड दिस इज एक्सपोस्ट। फाइन। In an economy, ex-ante aggregate demand is more than ex-ante aggregate supply. जो डिमांड है वो क्या है, सप्लाई से ज्यादा है। कॉमन इकोनॉमिक्स लगाओ, किसी दुकान में उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड हाई जा रही है, सप्लाई है नहीं, प्रोडक्शन हो नहीं रही उस चीज की, तो जो इन्वेंट्री है या स्टॉक है वो क्या करेगा, फॉल करेगा। इनसफिशिएंट स्टॉक होगा हमारे पास, तो हम क्या होगा इससे कि स्टॉक कम पड़ जाएगा, डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। फाइन, तो डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसको चीज को ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी। हम इस पे अब क्या देखना है, इलेबोरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द सेम ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कहते बताओ इसका आउटपुट पे, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन कितनी निकली, इनकम पे क्या हुआ और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर डिमांड ज्यादा हो, इन्वेंट्री फॉल करेगी, सप्लाई है नहीं क्योंकि, और इस इन्वेंट्री की फॉल हुई को ठीक करने के लिए और प्रोडक्शन यूनिट्स लगाए जाएंगे, राइट, और प्रोडक्शन यूनिट्स लगाए जाएंगे। प्रोडक्शन यूनिट्स अल्टीमेटली क्या होगा, ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए हमें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी ऑब्वियसली जब प्रोड्यूस किया जाएगा उस चीज को, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम। सबकी इनकम बढ़ेगी, चाहे वो एम्प्लॉय हो वहां पे, चाहे वो खुद प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो, जिसकी फर्म हो, राइट। सो ये है हमारा अफेक्ट पड़ेगा। सो आई होप द एक्सेंटे एंड एक्सपोस्ट इज क्लियर टू यू। एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, सेविंग्स भी हो सकती है, राइट, डिमांड भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन में है अब वो देखते हैं। विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे प्रमोट द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद इट। डिस्कस द रैशनल बिहाइंड द स्टेप टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहते अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो रिजर्व बैंक ने क्या किया कि उन्होंने प्रमोट की एक पॉलिसी कि चलो जो ज़्यादा फंड्स हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, ताकि वो आगे लोन ना दे पाए, वो किसको दे जाओ, आरबीआई को दे जाओ। कमर्शियल बैंक्स इज गिविंग सम गाइडलाइन कि आओ जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उसे क्या करो, हमें दे जाओ, हमारे पास डिपॉजिट करा जाओ। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इस फंक्शन में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका जो एक्सेस फंड होता है उनके पास, एक्सेस फंड तो क्या, जो भी फंड्स होंगे उनके पास, फाइन, मतलब लोन्स को देने के बाद या कोई भी फंड पड़े हों, वो आरबीआई क्या करता है कि आप आओ मेरे पास, उनको क्या कराओ, डिपॉजिट कराओ, मेरे पास क्या कराओ, डिपॉजिट कराओ उनको। इसके बदले में आपको जो मार्केट में रेट मिलता है, जैसे अगर मार्केट में अगर आप कमर्शियल बैंक लोन देता है तो उसे 5% का ब्याज मिलता है, कहता मैं आपको कितने पैसे दूंगा, 6% दूंगा। तो कमर्शियल बैंक्स जो अपने एक्सेस फंड होंगे, जो अपने फंड्स होंगे, वो किसको देंगे, आरबीआई के पास डिपॉजिट कराएंगे। तो रिवर्स मैकेनिज्म है ना ये, अदरवाइज तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता होता है लोन की फॉर्म में, बैंक रेट में, रेपो रेट में, फाइन। यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स जो उनके फंड्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं आरबीआई के पास इन ऑर्डर टू अर्न दीज इंटरेस्ट रेट्स, फाइन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। अब इसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जब एक्सेस फंड जो हैं, जब जो फंड्स जो हैं वो आरबीआई के पास चले गए, अब ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये लैक करेंगे इस चीज़ में, अब उनके पास इतने फंड्स नहीं होंगे ताकि वो आम जनता को दे पाए, पब्लिक के लिए उनके पास फंड क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, कम हो जाएगा।
लोगों के पास तो ऑलरेडी इतनी परचेजिंग पावर है, तो आरबीआई यही कदम उठाती है कि आप अपना पैसा मेरे साथ जमा करवाइए। अब जब इनके पास कमर्शियल बैंक्स के साथ पैसा ही नहीं बचेगा तो ये पब्लिक को देंगे ही नहीं, राइट, जिस करके इन्फ्लेशन जो है थोड़ी सी काबू में आ जाएगी, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। Thereafter, 15th question. Elaborate the bankers bank and supervisory role function performed by Reserve Bank of India. कहते अब इस स्टेटमेंट को क्या करो, इलेबोरेट करो। अब हमने यहीं पे डिस्कस किया कि अगर कमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत होती है लोन्स की या फंड्स की ज़रूरत होती है तो आरबीआई आगे आती है उनको लोन देने के लिए। जब वो सभी जगह से देख लें अब नहीं मिल रहा लोन, तो वो कहाँ आते हैं, आरबीआई के पास आते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आखिरी में अब यही दरवाजा है, यही खटखटाना पड़ेगा, राइट। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन बनता है, आरबीआई बनता है। तो आरबीआई क्या करता है, बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक मीन्स कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आरबीआई के साथ करते हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट। उनसे लोन्स भी लेते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, डिपॉजिट्स भी लेते हैं, डिपॉजिट्स भी करते हैं उनके साथ, लोन्स और एडवांसेस भी लेते हैं, राइट। और कमर्शियल बैंक्स रिजर्व क्रिएट करते हैं आरबीआई के साथ, रिजर्व क्रिएट करते हैं ना, दैट इज नोन एज CRR, कैश रिजर्व रेशो, फाइन। तो इससे क्या है, और एक हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ आरबीआई में पढ़ा था क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ये भी फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। एक तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, दूसरा डिपॉजिट्स और लोन लेना, तीसरा रेशो मेंटेन करना, चौथा क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, या ये क्या करते हैं, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी देते हैं। जैसे इंटरबैंक क्लेम्स होते हैं, चेक होता है एक बैंक का, दूसरे बैंक का चेक होता है, एक दूसरे पे लगा होता है, तो जो यूजर्स हैं वो डिफरेंट बैंक्स के हो तो वो इंटरबैंक क्लेम बनते हैं, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी होती है, राइट। ठीक है, तो हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो ये 4 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वाया आरबीआई। तो ये क्या बना, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है। और सुपरवाइजरी रोल क्या प्ले करता है, ये बैंकर्स बैंक है, ये 4 फंक्शंस हम इसमें काउंट कर सकते हैं। और अगर सुपरवाइजरी रोल की बात करें, हम सुपरवाइजरी रोल की बात की जाए अगर, तो बैंक्स की जो है अथॉरिटी होती है वो रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट करता है बैंक्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इस बार CRR बढ़ा दो, इस बार CRR घटा दो, इस तरह जो आरबीआई है गाइडलाइंस इशू करता है। इट मीन्स मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का पूरा जो है आरबीआई के हाथों में होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सुपरविजन देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, हिदायतें देता है, फाइन। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, सो दैट इज 16th क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इट इज 6 मार्क्स क्वेश्चन, पर इसको बाइफरकेट किया गया है। देखो 3 मार्क्स का फिजिकल डेफिसिट हो गया, आगे है प्राइमरी डेफिसिट 2 मार्क्स का, और साथ में एक थ्योरी अटैच की गई है दैट इज पब्लिक गुड्स। चलिए पहले तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिजिकल डेफिसिट की जब हम बात करते हैं, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को छोड़ के। ये आपके गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है। बजटरी एक्सपेंडिचर, अब बजटरी एक्सपेंडिचर में 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, दैट इज कैपिटल प्लस रेवेन्यू। रिसीट्स भी 2 तरह की होती हैं, दैट इज कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। खर्चा भी 2 नेचर्स में किया जाता है और एक्सपेंडिचर भी 2 नेचर का होता है, रेवेन्यू भी रिसीट्स भी 2 नेचर की होती हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया हुआ है, जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो कितनी है 20, कैपिटल एक्सपेंडिचर 15, रेवेन्यू डेफिसिट 10, और हमें रेवेन्यू डेफिसिट क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन डेट्स क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट 50% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स, राइट।
आगे है इंटरेस्ट पेमेंट्स 4। अगर हम अब बात करें फिस्कल डेफिसिट को निकालने के लिए, पहली बात तो अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे माइनस करके रेवेन्यू को रेवेन्यू रिसीट्स के साथ माइनस करके, दैट इज क्या दिया हुआ है हमें? 10 दिया हुआ है, राइट? 10 ये हम ये उठा लेंगे और उसके बाद बचा कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, फाइन। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो कितना है 15 और कैपिटल रिसीट्स कितनी है, यहां पे हम लिख लेंगे 15 माइनस 50% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है 20, तो इसका 50% कितना हुआ 10, राइट? तो यहां हम क्या कर लेंगे -10, फाइन। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, सो दैट बिकम्स 15 करोड़। तो वैल्यूज आर यूनिट्स आर गिवन इन करोड़। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना आया? 15 करोड़ का आया, फाइन। तो अब बजटरी एक्सपेंडिचर कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अल्टीमेटली डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स, ठीक है? और रेवेन्यू रेवेन्यूज, तभी हमने रेवेन्यू रिसीट्स नहीं उठाई हैं बिकॉज ये एक्स्ट्रा आइटम होगी हमारे लिए। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट करना है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट कितना है 15, इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है हमारे पास 4, तो द आंसर्स बिकम 11 करोड़। अब हमने अब ये पोर्शन तो निकाल लिया, बड़ी इजीली न्यूमेरिकल कर लिया। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है अदर देन बोरिंग्स, इसलिए हम लिखते हैं फिस्कल डेफिसिट ये शो करता है कि अब इकोनॉमी को कितना बोरो करने की जरूरत है, खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे, ठीक है? डेफिसिट डेफिसिट आई जा रहा है, तो अब सरकार को इकोनॉमी को बोरो करने की कितनी जरूरत है। अगर आपको फिस्कल डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए दिया हो और आपको वहां पे बोरोइंग्स की वैल्यू दिया हो, FD इज इक्वल्स टू बोरिंग्स, तो अल्टीमेटली पिक बोरोइंग्स। तो FD क्या होती है, फिस्कल डेफिसिट्स क्या होता है? अल्टीमेटली बोरिंग ही होता है। ये शो करता है कि सरकार को अब इकोनॉमी को अब बोरो करने की कितनी जरूरत है। अब उसने अपने तो लगा ली विद्या सारी की खर्चे कर लेंगे, यहाँ से हमारा रेवेन्यू आ जाएगा, यहाँ से एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बट तभी पूरा नहीं हो पाया। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? बोरिंग्स के बराबर होंगी हमेशा, कि फिस्कल डेफिसिट यही शो करेगा कि आपको कितना बोरो करने की जरूरत है, फाइन। अगर क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट ना दिया हो, अल्टीमेटली बोरिंग्स हो, तो बोरिंग्स ही आपका क्या है? फिजिकल डेफिसिट है। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या डिपिक्ट करता है? प्राइमरी डेफिसिट ये डिपिक्ट करता है कि आपने अब फिजिकल डेफिसिट तो कर लिया, इट मींस बोरो कर लिया। इट मींस यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 15 करोड़ का हमने क्या किया? 15 करोड़ का बोरो किया, राइट? इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या की? 4 की। कि अब आपने पिछले भी तो कोई इकोनॉमी कहेगी कि 15 करोड़ का अगर आपने अब लोन लिया है, उसमें से कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स तो करनी पड़ेंगी, जो लोन लिया उस पर ब्याज तो पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेमेंट्स बचेंगे। अब ये जो 11 करोड़ रुपया बचा, इसको हम क्या लगाएगी इकोनॉमी? वेलफेयर फंक्शंस पे लगाएगी, वेलफेयर फंक्शंस पे लगाएगी, या देश की डेवलपमेंट में, तरक्की में लगाएगी, डेवलपमेंट फंक्शन में लगाएगी। गॉट माय पॉइंट? तो प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स करने के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा। ये ना हो कि आप डेट रिडन ही हैं, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज पड़ रहा है, सारा जो ये आपने बोरो किया 15 करोड़ का 15 करोड़ का 15 करोड़ चला गया इंटरेस्ट पेमेंट्स करने में। ये जो 11 करोड़ बचा, मीन्स इट्स अ गुड पोजीशन कि हमने उसमें सिर्फ 4 ही जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स की, और 11 करोड़ का हम क्या करेंगे? अब डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे, ताकि आगे वो और इनकम जनरेट हो, और हम लोन को क्या कर सके? वापस कर सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 आइटम्स ही हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है स्टेट बी क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ पब्लिक। अगर हम पब्लिक गुड्स के फीचर्स की बात करते हैं, तो जो फीचर्स हैं, द फर्स्ट वन इज नॉन एक्सक्लूडेबल, the other one is non-rivalrous.
तो इसका मतलब क्या? एक्सक्लूडेबल मीन्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दी सोसाइटी, जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। नॉन रेवेलरस मीन्स जो सबके लिए अवेलेबल है, इट मीन्स पब्लिक के लिए, राइट? तो दीज आर दी टू फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स। देयर आफ्टर हम सी पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। सी पोर्शन क्या कहता है? अगर हम चॉइस है, या तो वो पूरा न्यूमेरिकल के साथ ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अदर देन दिस हम सी पोर्शन में कर सकते हैं। सी का पहला क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, की बजट जो है किसके लिए बनाया जाता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब हमें उसे एक्सप्लेन करना है। जो बजट है, बजट में एक्सप्लेन क्या किया जाता है कि जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में, कितने हमें रोजगार प्रोवाइड करने की जरूरत है, क्या इन्फ्लेशन आ रही है, ठीक है। बजट में हाईलाइट किया जाता है कि हमने अपनी इकोनॉमी को क्या रखना है, एसेंशियली स्टेबल रखना है। स्टेबल रखना है इकोनॉमी को। स्टेबल करने के लिए डिमांड अप भी की जा सकती है, कुछ चीज़ों के प्राइसेस राइज भी किए जाते हैं, कुछ के फॉल किए जाते हैं। फाइन, स्टेबलाइज किया जाता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को, इसलिए गवर्नमेंट जो है टैक्सेस इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। फाइन, न्यू पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आती है इसके लिए, या फिर क्या करती है, एक्सपेंडिचर्स करती है। फाइन, इंडस्ट्री लगाएगी या कुछ भी तरह के एक्सपेंडिचर करके प्रमोट किया जाएगा लोगों को इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, इनकम ऑफ द पीपल एंड टू अटेन स्टेबिलिटी। चलिए टी पार्ट देखते हैं। अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनको क्या दी जाती हैं? आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर फ्री मेडिसिन दी जाती हैं बैकवर्ड सेक्शन को। फाइन, अब आप कहते हैं इन आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, किसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, डिस्क्राइब करो कि किस तरह का एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। देखो सिंपल एंड क्लियर कट है ये। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन का हमारा क्या है, ये डी पार्ट है। फाइन, अगर जो एक्सपेंडिचर है उससे कोई एसेट क्रिएट होती हो, ठीक है, या एसेट डिक्रीज होती हो, या कोई लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता हो, कोई लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता हो, कोई एसेट हमारी बनती हो या लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता हो, ठीक है, या लाइबिलिटी हमारी क्या होती हो, कम होती हो, इसलिए वो तो कैपिटल होती है। जब वो चीज जो आपकी एसेट या लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करती है, आपकी संपत्ति बनाए या आपकी बोरोइंग्स जो हैं, आपकी देनदारी है किसी के प्रति, उसको कम या ज्यादा करे, तो वो कैपिटल अकाउंट में आती हैं सारी आइटम्स। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन पे एसेट और लायबिलिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना तो वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, इन पे नो अफेक्ट है, तो वो क्या कहलाती हैं, रेवेन्यू कहलाती हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। फाइन, तो क्या होती हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब अगर सरकार क्या कर रही है, फ्री मेडिसिन बांट रही है, अपने खर्चे से बांट रही है भाई, ना तो इसमें कोई एसेट क्रिएट होगी फ्री मेडिसिन देके, ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है सरकार की, तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर हुआ, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या ना तो इसमें कोई एसेट क्रिएट हुई, ना ही कोई लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा, सीधी और सीधी ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइन, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, गिविंग द वैलिड रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग द डोमेस्टिक इनकम। अब पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज्ड इन इंडिया। पहली बात तो हम जब डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब कहते एक टूरिस्ट इंडिया में आया, उसने वहां पे कुछ गुड्स परचेज की और इंडिया में ही वे पैसे देके चला गया, तो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। अगर वो बाहर से कोई चीज़ आती होती तो हम ना इंक्लूड करते उसको, पर वो टूरिस्ट इंडिया में ही था और इंडिया में ही उसने क्या की, परचेजिंग की, राइट, तो हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। देयर आफ्टर सेकेंड पार्ट, टोमेटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन। अब किचन गार्डन क्या होता है, छोटा सा गार्डन जो हमने घर में लगाया होता है, स्मॉल गार्डन लिख लो यहाँ पे, स्मॉल गार्डन, राइट। मिस पूजा ने वहां पे टोमेटोज ग्रो किए। अब जब कोई चीज सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती कभी भी, और इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, नो वैल्यू कैन बी असर्टेन्ड, राइट। उसने कौन सा आके मार्केट में भेजा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, नो।
बी पार्ट इसका, मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड, डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव द वैलिड रीजन। अब जो मशीन परचेज की जाती है एक फर्म के द्वारा वो हमेशा कैपिटल गुड होगी। कैपिटल गुड के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैपिटल गुड क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है, इट इज प्रोन टू डेप्रिसिएशन। दूसरा, इट हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट्स, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, सालों से साल चलती है, फाइन। अब कैपिटल गुड कहते हैं हमेशा क्या होगी? कैपिटल गुड हमेशा, ये जो है मशीन अगर परचेज करते हैं वो हमेशा कैपिटल गुड होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने क्या किया हुआ है, टाटा की ट्रक्स रखे हुए हैं, वो क्या करता है? सेल करता है टाटा के ट्रक्स, ठीक है, टाटा के ट्रक्स सेल करता है। अगर ये इसने सेल पर्पस के लिए लिए हुए हैं, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये सेल पर्पस नहीं होता। जब हम कैपिटल गुड रखते हैं हम उसको प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, सेल पर्पस के लिए नहीं यूज करते। अगर वो टाटा के ट्रक्स ले आया, ये डेप्रिशिएट भी होते हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए भी यूज होते हैं, पर ये सेल पर्पस के लिए रखे हुए हैं, तो ये कैपिटल गुड नहीं होगी। अगर कोई कैपिटल गुड आपने सेल पर्पस के लिए रखी हुई है, ये सिंपल आपके लिए स्टॉक बन गया, ये सिंपल आपके लिए स्टॉक बन गया। यही कोई बंदा हो, ट्रक खरीद ले वो और उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना शुरू कर दे, तो उसके लिए क्या होगी? कैपिटल गुड, राइट। कैपिटल गुड वो तभी बनेगी अगर आप उसको सेल पर्पस के लिए नहीं लेके आए, पर अगर आप उसको सेल पर्पस के लिए लेके आए हैं तो इट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज कैपिटल गुड, फाइन। तो उसके लिए क्या होगा? नॉर्मल स्टॉक होगा। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हम कवर करेंगे हमारी सेकंड वीडियो में। पहले आप इसको एनालाइज कीजिए, सम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आपको अगर इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, आपके जो हमारे नोट्स बने हुए हैं इनका डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, तो आपको लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पे जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपके जो CBSE के सारे सैम्पल पेपर हैं आप उनको भी वहाँ से ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।